नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मृत्यु के 1 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्तार अंसारी की चर्चा अखबारों में हो ही जाती है। कहीं गैंगस्टर लगाकर कुर्की की जा रही हो तो मुख्तार अंसारी की चर्चा हो ही जाती है। बुलडोजर चल रहा हो तो मुख्तार अंसारी की चर्चा हो जाती है। विदेशी हथियार हो या पुराना गैंगवार हो, मुख्तार अंसारी की चर्चा हो ही जाती है। लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी की चर्चा एक ऐसे केस में हो रही है जिसमें एक टीवी का पत्रकार भी शामिल है। और इस बार मुख्तार अंसारी की चर्चा की है पूर्व डीजीपी और राज्यसभा के सांसद बृजलाल ने। अखबारों में खबर प्रकाशित हुई है, मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खबर प्रकाशित हुई है। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो चलिए इस मामले को शुरू से समझते हैं। ये मामला शुरू कैसे हुआ। 28 मई 2025 को आगरा के थाना सिकंदरा में एक एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर में जो बातें लिखी थी वो चौंकाने वाली थी। एफआईआर में लिखा हुआ था कि भू माफिया भूपेंद्र सारस्वत और उसके साथी अमित सिंह द्वारा प्रार्थी की हत्या की साजिश कर कुख्यात अपराधी से हत्या की सुपारी देने के संबंध में सूचना। निवेदन इस प्रकार है। प्रार्थी विशाल भारद्वाज पुत्र श्री कालीचरण भारद्वाज ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष गोरखपुर पीठ में प्रस्तुत होकर अवैध शस्त्र लाइसेंस की जांच कराने के लिए एक शिकायती पत्र भू माफिया भूपेंद्र सारस्वत के खिलाफ दिया था, जिसने उक्त आपराधिक भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति भूपेंद्र द्वारा 2 अवैध शस्त्र लाइसेंस जिस पर प्रतिबंधित बोर्ड के अवैध विदेशी शस्त्र चढ़ाकर प्रयोग में लाए जाने का उल्लेख किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी जांच यूपी एसटीएफ को दी गई। जब एसटीएफ आगरा इकाई द्वारा जांच शुरू होने की सूचना उक्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति और उसके गैंग के सदस्यों को हुई तो भूपेंद्र और अमित सिंह आदि ने प्रार्थी को धमकाना शुरू कर दिया और अपने प्रभावशाली दलाल पत्रकार शोभित चतुर्वेदी का हवाला देते हुए फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देना शुरू कर दिया। यहां पर एक पत्रकार का जिक्र हो रहा है। यह पत्रकार एक टीवी का पत्रकार है, लेकिन इसने जिस तरह से अपराध किया है या इसके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। बड़ा सवाल मीडिया इंडस्ट्री पर है कि आखिर वो पत्रकारों की नियुक्ति के पहले क्या उनके बैकग्राउंड को वेरीफाई करते हैं? क्या बीच में रह रहकर बार बार पत्रकारों के बैकग्राउंड को वेरीफाई किया जाता है? क्या यह चेक किया जाता है कि कहीं पत्रकार अपने अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा? कहीं पत्रकार आपके चैनल का नाम लेकर कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? या केवल ऐसे ही पत्रकारों को लाइसेंस दे दिया जाता है या माइक आईडी पकड़ा दी जाती है कि जाओ पत्रकारिता करो? क्या उनके शिक्षा के स्तर की जांच की जाती है? क्या यह देखा जाता है यदि वो शिक्षित भी है तो उसका आपराधिक बैकग्राउंड कैसा है? अगर आपराधिक बैकग्राउंड क्लियर भी है तो इस समय क्या वो किसी अपराध में लिप्त तो नहीं है? क्या वो अपने अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा? क्या टीवी चैनल इस बात का ध्यान रखते हैं या केवल अपने टीआरपी बटोरने में व्यस्त रहते हैं? एक टीवी के पत्रकार ने, और कोई छोटे मोटे चैनल के नहीं, नामी चैनल में काम करने वाले पत्रकार ने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है जिसने पत्रकारिता के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर आम जनता क्यों ना शक करे पत्रकारों के ऊपर? क्यों ना पूछे कि तुम पत्रकार हो भी या नहीं हो? पत्रकारिता की परिभाषा बदल गई है। लोग खबरों से पत्रकार को नहीं जानते, अब तो चैनलों के नाम से पत्रकार की पहचान होती है। खबर क्या है नहीं मतलब है, जबकि पत्रकार की पहचान खबर के माध्यम से होनी चाहिए, खबर के आधार पर होनी चाहिए। भले वो खबर कहीं भी प्रकाशित होती हो, बस जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और वर्तमान समय में जन जन तक खबर पहुंचाने का एकमात्र साधन है, वो है डिजिटल मीडिया, जिस माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सही सूचनाएं उनको जागरूक करने के लिए पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस पत्रकार ने पत्रकारिता के पेशे पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है और सवाल उन चैनलों पर भी खड़ा किया है जिन्होंने इस पत्रकार को अपने यहां नियुक्ति दी थी। खैर, ये खबर क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। यह है शोभित चतुर्वेदी, जो कई बड़े टीवी न्यूज चैनल में काम कर चुका है। इस तस्वीर में भी वो किसी न्यूज चैनल के लिए खबर करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। अब शोभित चतुर्वेदी का नाम कुख्यात माफिया नेटवर्क और संगठित अपराध से जुड़ चुका है। एक पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
शोभित पर हत्या के साजिश, हथियार तस्करी और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार शोभित का संपर्क कई बिल्डरों, मीडिया कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और कुख्यात अपराधियों से है। पुलिस और एसटीएफ की जांच में शोभित के मोबाइल से ऐसे वीडियो और चैट मिले हैं जो अवैध गतिविधियों में उसकी भागीदारी की पुष्टि करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार शोभित के परिवार का नाम हथियारों और अवैध संपत्ति के सौदों से भी जुड़ चुका है। दरअसल आगरा के थाना सिकंदरा में दर्ज हुई एफआईआर के एक दिन पहले यानी 27 मई 2025 को एक खबर प्रकाशित होती है कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस से असलहों की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़। इस खबर में नाम आता है शोभित, मोहम्मद जैद, अरशद खान, राजेश बघेल, भूपेंद्र और संजय कपूर का। खबर में स्पष्ट रूप से लिखा था कि एसटीएफ ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस से असलहों और कारतूस की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ किया है। गिरोह में एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज, एक मीडिया कर्मी व सेवानिवृत्त असलहा लिपिक भी शामिल है। जांच रिपोर्ट एसटीएफ मुख्यालय भेजी गई थी। डीजीपी के आदेश पर थाना नाई की मंडी में 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज लगाने और आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसटीएफ भी जांच कर रही है। मामला विदेशी हथियार का भी है और मामला हथियारों के खरीद फरोख्त का भी है। लेकिन यहां पे मुख्तार अंसारी का एंगल क्या है, इसे भी समझना पड़ेगा। बात आगरा की हो रही है और बात मुख्तार अंसारी के एंगल की हो रही है, जिसका जिक्र मीडिया प्लेटफॉर्म ने किया है और कहा है कि इसमें मुख्तार अंसारी का एंगल है। मोहम्मद जैद पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2003 में बनवाए शस्त्र लाइसेंस के शपथ पत्र में अपनी उम्र 1975 दर्शाई, जबकि अन्य प्रमाण पत्रों में उनकी उम्र 1972 है। नेशनल शूटर अरशद खान के पास 5 लाइसेंस हैं। उन पर आरोप है कि प्रपत्रों में कम उम्र दिखाकर खुद को निशानेबाज दर्शाया, जिससे लाइसेंस बनने में कोई बाधा नहीं आए। साथ ही सभी शस्त्रों की खरीद से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए। राजेश कुमार बघेल के पास लाइसेंस से संबंधित मूल पत्रावली नहीं मिली। लाइसेंस गुम होने की सूचना देकर गुमशुदगी के आधार पर असलहा लिपिक की सांठगांठ से शस्त्र क्रय कर रजिस्टर में चढ़वाया गया। भूपेंद्र सारस्वत पर आरोप है कि वह 21 साल के नहीं थे, इसके बावजूद शस्त्र लाइसेंस था। लाइसेंस वर्ष 2016-2017 में गुम होना बताया। आरोपी ने थाने में दर्ज गुमशुदगी के कागज नहीं दिए, पहले लाइसेंस की छायाप्रति तक उपलब्ध नहीं कराई। असलहा लिपिक संजय कपूर, इनको भी आरोपी बनाया गया। वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले चुके हैं। उन पर कूट रचना, तथ्यों को छिपाना, असत्य शपथ पत्र प्रेषित करने का आरोप है। शोभित चतुर्वेदी, जो कि पत्रकार है, कहा गया है कि शस्त्र लाइसेंस बनवाने और गुम होने की जांच के दौरान शस्त्र खरीदार शोभित चतुर्वेदी का नाम भी प्रकाश में आया। शोभित चतुर्वेदी पर एक और आरोप है कि उन्होंने फर्जी शपथ पत्र लगाया। उनके पास टिहरी उत्तराखंड से जारी एक लाइसेंस पहले से मौजूद था। दूसरे लाइसेंस बनवाने के दौरान इस बात को छिपाई। लखनऊ का जन्म स्थान होने के बाद भी आगरा का मूल निवासी दर्शाया। शिव कुमार सारस्वत से शोभित चतुर्वेदी ने बरैठा की पिस्टल बिना किसी प्रपत्र के खरीदी। जांच के दौरान दस्तावेज भी नहीं दिखाए। तो इन सभी आरोपियों में एक आरोपी ऐसा है जिसके पिता का संबंध मुख्तार अंसारी से था और उसी संबंध की चर्चा यहां पर की जा रही है। लेकिन मामला केवल संबंध से है या कुछ और है, इसको भी समझेंगे। पहले समझिए कि संबंध क्या थे। ये हैं मोहम्मद जैद, जिनकी तस्वीर अखबार में प्रकाशित हुई है और इन्हें फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाकर हथियारों की खरीद फरोख्त का आरोपी भी बताया गया है और गैंग का सदस्य भी बताया गया है। अब इनके कनेक्शन को मुख्तार अंसारी से जोड़ा जा रहा है। इस बात का खुलासा पूर्व डीजीपी बृजलाल ने किया है। बृजलाल का बयान मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया गया है और एसटीएफ अब इनके कनेक्शन की जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि फर्जी लाइसेंस बनवाकर गैंग अपराधियों से सस्ते दामों में हथियार खरीदकर यहां पर महंगे दाम में बेचते थे।
एसटीएफ ने फर्जी लाइसेंस के आरोपियों के पास मिले हथियारों के लिंक तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब ब्रिजलाल आगरा में एसएसपी डीआईजी के पद पर तैनात थे तो उस दौरान उन्होंने मोहम्मद जैद के पिता शेर खान के घर दबिश भी डलवाई थी। पुलिस को पंजाब से कुछ संदिग्धों के आकर रुकने की सूचना मिली थी। पूर्व डीजीपी बिजलाल का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इंटरव्यू मुख्तार अंसारी से संबंधित है। उसमें वो बता रहे हैं कि मुख्तार का किस तरह का आतंक रहा था। वह यह भी बता रहे हैं कि किस तरह से विदेशी हथियारों का शौक था। उसी इंटरव्यू में उन्होंने आगरा के शेर खान का जिक्र किया है। उन्होंने बोला है कि शेर खान का एक कांग्रेसी नेता से संबंध है। उसने चेयरमैन बनवा दिया था। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से उसे पुलिस एस्कॉर्ट मिला करता था। मुख्तार अंसारी का गैंग भी उसके साथ चलता था। उन्होंने तो शेर खान को दौड़ाया भी था। एसटीएफ ने जांच के दौरान शेर खान के बेटे मोहम्मद जैद को बयान के लिए बुलाया था। एसटीएफ के अनुसार उसने अपना लाइसेंस हरियाणा में ट्रांसफर करा लिया है। उसने स्वीकार किया था कि उसके पिता के मुख्तार अंसारी से संबंध थे। पूर्व में आगरा में तैनात रह चुके एक सीओ ने बताया है कि तत्कालीन एसएसपी ब्रिजलाल ने शेर खान पर शिकंजा कसा था। कांग्रेस का एक बड़ा नेता उनकी पैरवी करता था। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद ब्रिजलाल पहले आगरा में थे, यानी आगरा में यूपी पुलिस में रहने के दौरान उनकी पोस्टिंग थी और उस दौरान उन्होंने कई बड़े एक्शन भी लिए थे। उन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने मुख्तार अंसारी का एंगल निकाला और जिसको मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रकाशित भी किया है। यहां पर उन्होंने बताया है कि मुख्तार अंसारी के संबंध कैसे मोहम्मद जैद से थे और उसी का जिक्र किया है। यहां पर मोहम्मद जैद को आरोपी बनाया गया है और एसटीएफ जांच कर रही है। बांदा जेल में बंद होने से पहले मुख्तार अंसारी आगरा के जेल में भी थे और मुख्तार अंसारी जिस दौरान आगरा के जेल में थे उस दौरान भी कई खबरें प्रकाशित हुई थी। उन्हीं खबरों में से एक खबर में मुख्तार अंसारी के ऊपर हुए मुकदमे का जिक्र मिलता है। मुख्तार अंसारी के बांदा जेल में बंद रहने के दौरान 29 अप्रैल 2023 को एक खबर प्रकाशित हुई। उस खबर में लिखा हुआ था कि मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने आगरा सेंट्रल जेल में भी लंबा समय गुजारा है। वर्ष 1999 में जेल में छापेमारी के दौरान मुख्तार अंसारी की बैरक में बुलेट प्रूफ जैकेट और मोबाइल मिला था। आगरा में बंद रहने के दौरान कड़े सुरक्षा घेरे में मुख्तार अंसारी को पेशी पर ले जाया जाता था। मुख्तार अंसारी के गुर्गों की गाड़ियां पुलिस वाहनों के साथ चला करती थी। 2 बार मुख्तार अंसारी के गुर्गे भी पकड़े गए थे। उन पर हथियार भी मिले थे। 25 साल पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ आगरा के जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में 25 गवाह हैं। कुछ गवाहों की मौत हो चुकी है। इस मुकदमे में 17 की गवाही हो चुकी है। 4 गवाहों के बयान होना शेष बचे हैं। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पिछले दिनों इस मुकदमे में पूर्व एसएसपी आगरा सुबेश कुमार सिंह की गवाही हुई थी। कोर्ट में मुख्तार अंसारी की तरफ से पैरवी देखकर वह हैरान रह गए थे। उस दौरान यह खुलासा हुआ था कि आगरा के कई लोग सीधे मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं। मुख्तार अंसारी की पैरवी करते हुए मुख्तार जब आगरा सेंट्रल जेल में बंद था तो उसके गुर्गों को ठहराया करते थे। मुख्तार अंसारी के उनके पैरोकार के खिलाफ गोपनीय रूप से सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। मुकदमा शिवशंकर शुक्ला ने दर्ज कराया था। मुकदमे में तत्कालीन डीएम आर.के. तिवारी, तत्कालीन एसएसपी सुबेश कुमार सिंह, एसपी सिटी डीसी मिश्रा, एडीएम सिटी ए.के. सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट पीएन दुबे के बयान दर्ज हो चुके हैं। यूं तो मुख्तार अंसारी का नाम कई बड़े मामलों में जुड़ा रहा है। मुख्तार अंसारी के ऊपर कई बड़े आरोप भी लगे हैं। अब मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद भी मुख्तार अंसारी का एंगल या मुख्तार अंसारी की चर्चा कई बड़ी घटनाओं में हो ही जाती है। अब इन घटनाओं में मुख्तार अंसारी की चर्चा क्यों हो रही है, क्या एंगल है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए अपना भारत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक पर, एक्स पर और इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो कर लें और हमारी मदद करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन करें जिससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। इस ईमानदारी के पैसे से आपके खर्च पर हम सच्ची सच्ची खबरें आपके बीच में पहुंचा पाएंगे। केवल निष्पक्ष खबरें, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि हम
विज्ञापन से दबते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।